चंद्रचूड़ जी किसी पद पर नहीं जा पाए सोशल मीडिया के ट्रोलर्स के चलते, राजीव जी चले जाएंगे सर? मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि राजीव कुमार ने जिस तरह से अपने माथे पर एक कलंक का टीका लगाया है, तो अब उनको भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना इस मौजूदा सरकार के लिए एक गले की हड्डी बन जाएगी। और इसलिए कि मैं एक और उदाहरण में उस वक्त दे रहा था जो रह गया, कि इतने ठोस हैं जो मतलब जो जिसको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने है आपके उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उदाहरण मैंने दिया, दूसरा उदाहरण मैं आपको एक और देता हूं कि चुनाव नियम अधिनियम ये कहता है विनीता कि जो भारत की निर्वाचन प्रक्रिया में जो अधिकारी, जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, जो अनुबंध पर हैं, जो सेवा वृद्धि पर हैं, जो अस्थायी हैं, उनको नहीं लगाया जाएगा। और हमने ये देखा इन सारे नियम को ताक में रख करके मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी रैंक तक के लोग सेवा वृद्धि पर थे, जो अनुचित था। और इस बात की आलोचना पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी कर चुके हैं, जो पुराने रहे हैं, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दबंगी के साथ जब चुनाव आयोग इस बात को अलाउ करता है कि हाँ सेवा वृद्धि वाला मुख्य सचिव बना रहेगा, तो आप क्या कहेंगे उसको? हैं ऐसे उदाहरण राज्यों में। उनके उत्तर राजीव कुमार अगर देते तो शायद मुझे लगता कि हमारे दिल में वो भरोसा उनका जगता। लेकिन उन्होंने, माफ कीजिए, ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जिसने उनकी छवि कलंकित की है। एक हमारे बड़े महान संपादक थे राजेंद्र माथुर, उन्होंने एक संपादकीय में लिखा था विनीता कि देखिए मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है जीवन भर जो यश अर्जित करता है वो यश उसकी पूंजी है, और उस पूंजी को वो लुट जाना या उस पूंजी का मर जाना पसंद नहीं करेगा। आदमी अपना मर जाना पसंद करेगा, अपने यश का मर जाना पसंद नहीं करेगा। तो इनका यश तो इनके सामने जीते जी मर गया। तो ये मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी ईवीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही है कि हाँ किसी भी दल पे बटन दबाओ और वो बीजेपी का निकलेगा, आपका चीफ सेक्रेटरी सेवा वृद्धि पर है और आपका नियम कानून कुछ और कहता है, फिर उन्होंने नहीं बताया कि एक तरफ तो ईवीएम कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि सब्जी भाजी की तरह ठेले पे मिलती हो, या आप किराने की दुकान पे खरीद लें, या आप स्टेशनरी की शॉप पे खरीद लें। जब चुनाव होते हैं कई बार तो सड़कों पे ईवीएम मिलती है, ट्रकों पे ईवीएम मिलती है, कर्मचारियों पे ईवीएम घरों में मिलती है, फिर ये कहां से आती है भाई? सर एक आखिरी एक इम्पोर्टेंट सवाल है सर, ये जो ईवीएम की बात आपने की अभी, इस पूरे टेन्योर में राजीव कुमार ईवीएम पर सफाई देते रहे। सर आपको नहीं लगता निष्पक्ष होते हुए उन्हें तो ईवीएम खुद प्रेजेंट कर देनी चाहिए थी और ऐसा कोई बड़ा लाइव डेमो देना चाहिए था पूरे देश के सामने बैठ के, जिसमें ये इंश्योर करते कि देखिए ईवीएम हैक नहीं हो सकती, और जितने भी लोग ईवीएम हैक करने का दावा करते हैं उनको बुला के वहां पे और अपने सामने दिखाना चाहिए था कि आप हैक करके दिखाइए। इससे बड़ी परीक्षा शायद किसी अदालत की उनका अगर कोई ऑर्डर भी आ जाता है उससे भी क्रॉस हो जाता है, क्योंकि ये विश्वास की बात थी ये, क्योंकि चोरी पकड़ने की बात नहीं है, और बड़े पक्के विश्वास, अगर आप सच है तो आप इस बात को प्रेजेंट कर सकते थे। तो ऐसी भी कोई कोशिश उनकी तरफ से कभी नहीं हुई। आपने जिन जिलाधिकारियों के लिए बात की सर, कई जगह तो ऐसी कंप्लेंट्स लगाई कि जिलाध्यक्ष चुनाव के दौरान तो कई बार जो लोग हैं वो नहीं आते, उनका वोट खुद ही मैनेज कर देते हैं। ये भी हुआ, कई जगह लोगों को आने से रोका गया। ये सारी चीज मतलब सब कुछ घटित हो रहा है सामने, और फिर उसके बाद में कुछ नहीं हो रहा, इस तरह की परिस्थितियां रही। ये सर ईवीएम को लेकर जो ये हमेशा सफाई देते रहे, ये कौन से पक्षकार थे? मतलब ये थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ मैं सर। देखिए अगर वो सच होते तब तो आपने कहा ना कि अगर वो सच थे तो उन्होंने ईवीएम को पेश क्यों नहीं किया कि हैक करके दिखाओ? इसलिए कि ईवीएम हैक होती हैं। एलन मस्क ने कहा सर, हमारे यहाँ हम लोग भूल जाते हैं, पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर इजराइल से लिया गया था। जब एक सॉफ्टवेयर उस तरह का हो सकता है, क्योंकि वो एक अलग विषय हो जाएगा, तो ऐसे सॉफ्टवेयर और भी हो सकते हैं जो उस ईवीएम को प्रभावित कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि केवल ईवीएम के जरिए ही चुनावी भ्रष्टाचार नहीं होता, और भी कई कारण हैं। हम देखिए, जब 40 करोड़ की आबादी थी इस देश में 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए,
और उस वक्त करीब करीब 18% साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों का था और 10% महिलाओं का था। तो उस समय जो स्थितियां थी वो अलग थी और उस समय करीब करीब 2.5 महीने तक चुनाव चला। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, आबादी बढ़ती गई, साथ साथ चुनाव आयोग ने वो प्रतिष्ठा कायम की कि हम चुनाव की समस्त प्रक्रिया, आपको याद है अगर आप सारे चुनावों की तारीख निकलवाइए तो आप ये पाते हैं कि लोकसभा के चुनाव 10 से 12 दिन में 10 दिन में पूरे हो चुके हैं, हम लोगों ने कवर किए हैं। यहाँ फिर हम वहीं जाके 1952 में खड़े हो गए कि 2.5 महीने तक प्रक्रिया चलती है। अरे भाई 2 महीने 2.5 महीने क्यों चलती है? जब आपके पास कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सूचना के उतना विशाल तंत्र नहीं था, इतने संसाधन नहीं थे, बैलगाड़ियों पे तो ईवीएम जाती थी, कई तरह के सुरक्षा बल नहीं थे। अब तो फ्लाइट है, ट्रेन है, बसेस हैं, अपनी अपनी गाड़ियां हैं, संचार के साधन तमाम हैं, तब आप 2.5 महीने फिर वापस पहुंच गए 52 में। ये क्या मतलब है? क्यों? इसलिए कि इसके पीछे आपकी छिपी हुई मंशा है कि सत्तारूढ़ पार्टी को अधिक से अधिक प्रचार का अवसर मिले। अब सामने वाले प्रतिपक्षी दलों को तो आप एक तरह से उनके ऊपर छापे डाल के, ईडी डाल के, उनके बैंक खाते रोक करके तो आप प्रचार से रोक देते हैं, लेकिन खुद आप 2.5 महीने अपने लिए कराते हैं। तो ये जो है, ये चुनाव आयोग किसके इशारे पे कर रहा है? भाई अगर हम 2024 के हिंदुस्तान में हैं तो एक XYZ ने कहीं विदेश में तारीफ कर दी भारत में कि एक दिन में नतीजे आ जाते हैं, तो फिर 10 दिन में आप वोट क्यों नहीं कराते हैं? आज से 1952 में तो इतने सुरक्षा बल नहीं थे। आज तो हमारे पास सुरक्षा बल तमाम है। आप चाहें तो 7 दिन में हुए हैं चुनाव, आप देख लीजिए पुराने आंकड़े उठा के लोकसभा के, और जी हम लोगों ने सर। कवर किए हैं। तो एक तो ये है कि ये जो विरोधाभास होता है, ठीक है, प्रतिपक्षी दल नहीं बोल रहे हैं, अलग बात है, उनके अपने स्वार्थ होंगे या उनके अपने कुछ हित होंगे या उनके अपने कुछ कारण होंगे, लेकिन भारत के मतदाता को माफ कीजिए, आप इतना बेवकूफ तो नहीं समझ सकते। हम सब लोग बिल्कुल समझ सर। रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो ये तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि वो कहते हैं कि आंकड़े बढ़ने की बात है, जहां तक कि आंकड़े बढ़ते हैं, फिर यहां से आते हैं, वहां आते हैं, वहां से यहां आते हैं, वहां से यहां आते हैं। अरे भाई, हमने देखा कि ये आंकड़े बढ़ने का जो परसेंटेज है, बढ़ते हैं। शाम को 5 बजे तक मतदान होता था, फिर जी, जो उस वही 5 ट्रेंड बजे था। तक उस कैंपस में आ गए, हुँ, उन लोगों के वोट होते थे। अधिक से अधिक हुँ। 2-2.5% बढ़ता था, 1.5% बढ़ता था। रिकॉर्ड है, देख लीजिए ना आंकड़े उठा के। हमने तो ये देखा कि 6%, 7%, 8%। अब 8% में तो भाई साहब जीतते हुए को आप हरा सकते हैं, हारे हुए को आप जिता सकते हैं। तो ये कैसे हो जाता है भाई? आप सर जैसे लेकिन जैसे अभी राजीव आधुनिक, कुमार ने कहा है कि 2% डिलीशन अगर होता है तो फिर उस पर वो तुरंत कार्रवाई करेंगे। तुरंत कार्रवाई वाली बात तो और बातों मैं पे भी थी सर, लेकिन हुई तो नहीं है। इसको कैसे मैं तो इंश्योर करेगा ये आदमी? कहता हूं कि ये आप नियम की व्याख्या कर रहे हैं कि 2% से ज्यादा अगर होता है तो हम तुरंत कार्रवाई करते। अरे भाई साहब, आपने कार्रवाई की कहां? हुँ। आचार संहिता के तोड़ने के मामले दोनों तरफ से दर्ज होते हैं। जी, आप केवल प्रतिपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और पक्ष के खिलाफ आप सो जाते हैं। जी। तो क्या फायदा ऐसी आचार संहिता का? हुँ। तो लगाते ही उनकी क्यों जो है? ये एक्शन है, ये क्या एक महज़ जिसे कहा जाता है, हालाँकि ये शब्द अपने आप में बड़ा शर्मिंदगी का है, लेकिन लोग शायद इसे समझते नहीं और रिपीट करना है। एक ऐसी लॉलीपॉप वो दे रहे हैं जनता को और नेताओं को, विपक्ष के, जो किसी काम की भी नहीं है। क्योंकि जब वो तुरंत कार्रवाई या एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, जो कि वो नहीं लेंगे सर। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट भी चले जाएँ, तो फिर वहाँ पर भी अभी ये भी अपने आप में तमाम तरह की चीज़ें। अभी हाल ही में सर संजीव खन्ना जो हैं सीजेआई, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो योजनाएँ हैं, ये लाडली योजना, ये सब इस पर पाबंदी लगाने की बात कही है। तो ये आपको लगता है कि इस मतलब हम कितना फेयर सिस्टम को विश्वास कर सकते हैं अगर कोई एक एक्शन ऐसा होता है, तो उस व्यक्ति की इमेज बनती है, जैसे चंद्रचूड़ की इमेज बनी थी। डिवाइड चंद्रचूड़ को लेकर के लोग हम सब ने रिपोर्ट किया था कि कैसे वो अपने पिता के भी फैसलों के विपरीत चले गए थे और वो अपनी बात पर अडिग रहने वाले थे। लेकिन जब टेन्योर खत्म होने को आया, होते वो खुद ही घेरे में आ गए और इससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या होगी जब पीएम खुद उनके घर पर खड़े हुए दिखाई दिए। तो ये और भी ज्यादा चिंता की बात। इसकी सफाई देने में फिर सब लोग लग गए, मतलब नेताओं ने, मंत्रियों ने भी उस बात की सफाई दी। सवाल ये है सर कि ये सारी परिस्थिति कैसे इंश्योर करेगा आदमी कि सच क्या है? क्योंकि आज की तारीख में जो दिख रहा है वो तो सच होता ही नहीं है ना। और हम भी कई जगह बहुत सारे मीडिया में भी लोग हैं जो कि
ये नहीं कंफर्म कर पाते कि जो हम दिखा रहे हैं वो एक्चुअली सच जा रहा है कि नहीं। देखिए विनीता, आपके प्रश्न आपके इस कथन में 2-3 सवाल उभरते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जो कहा गया है कि निशुल्क पैसा बांटना या निशुल्क उपहार बांटना या फ्रीबीज कुछ देना, ये हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में स्पष्ट कहा गया है विनीता जी कि एक श्रम और उत्पादन का जो जो उनके श्रम का जो मूल्यांकन होगा, उसमें एक निश्चित अनुपात होगा। ये नहीं कहा गया है कि आप 1500 रुपया हर आदमी को बांट दो, इनको आप इतने कैश दे दो, इनको आप उतना कैश दे दो। अब आपके पास आपकी अनेक राज्य सरकारें ऐसी हैं जिनके पास कर्मचारियों के लिए हर महीने तनख्वाह देने के लिए, वेतन देने के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन 1,500 करोड़ आप लाडली बहना में बांट रहे हैं। हर महीने 5,000 करोड़ आप कर्ज ले रहे हैं और 1,500 करोड़ आप लाडली बहना को दे रहे हैं, और भी किस तरह के कुछ गिफ्ट वाले उसमें दे रहे हैं। तो एक प्रश्न का उत्तर तो आपका ये हो गया। दूसरी बात मैं ये बताऊं आपको कि इनका नुकसान बहुत इस देश को भुगतना पड़ेगा। इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को इसका बड़ा नुकसान होगा, जो आपने इशारा किया है। और सच बताऊं तो मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से वो बयान कर रहे थे और हमारे सारे पत्रकार साथी मूक दर्शक होकर सुन रहे थे, ये हम पत्रकारों का भी अपमान था। हम 40 साल से, 45 साल से, 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। 48-49 साल तो मुझे हो गए, और 48-49 साल में 77 से मैं चुनाव कवर कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी चुनाव के बारे में इतना खराब और इतना उलट आकलन किया हो कि अगर कोई पक्ष को एक्स आंकड़े मिल रहे हैं और प्रतिपक्ष को वाई आंकड़े मिल रहे हैं, तो मैं बिल्कुल अनुमान न लगा सकता हूं। रिजल्ट उलट आता है। सारा मीडिया क्या पागल है? सारे मीडिया के अनुभव को अचानक क्या कोई ताला लग गया है? स्पष्ट है कि हम लोगों ने अपने अनुभव से जो कमाया है, उस अनुभव में कुछ तो दम है, लेकिन आपका जो तंत्र है, जो पर्दे के पीछे से खेल करता है, वो तंत्र जो है, वो हमारे को झूठा साबित करता है। तो इनडायरेक्टली ये उस तरह का अपमान भी है हम लोगों का। दूसरी बात तो ये हुई। तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी नीयत साफ नहीं है, अगर आप किसी पूर्वाग्रह के आधार पर कोई काम शुरू कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 2.5 महीने पहले 10 दिन में होती थी चुनाव, और अब 2.5 महीने पे हमने वही शुरू कर दिया 2 महीने में, जो 1952 में हुआ था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर एक और चीज है, आपने कहा कि आचार संहिता वाली बात है, वो भी हम संविधान, हमारा जो उसको कानूनी अधिकार नहीं है, पता है आपको। हमारी जो आचार संहिता है वो बहुत संसद से में बात आई थी, बहस भी हुई थी कि इसको कानूनी ढांचा दे दिया जाए, उसको शक्ल दे दी जाए। आज तक नहीं दी गई, तो ये भी नहीं हुआ। फिर तीसरी चीज ये है कि आपने मान लीजिए, चुनाव आयोग वहां क्या करता है, जब चुनाव आयोग ने नतीजे घोषित कर दिए कि भाई मिस्टर ए आप बहुमत में हैं, मिस्टर बी आप अल्पसंख्यक हैं, आप पराजित हैं, आप हार गए हैं, आप जीत गए, आप हार गए, लेकिन वहां चुनाव आयोग खामोश क्यों रहता है? उस पर बंदिश क्यों नहीं लगाता कि जब किसी राज्य में जीता हुआ पक्ष, मतलब जिसको ज्यादा सीटें मिली हैं, और एक पराजित पक्ष, दोनों मिलकर के सरकार बना लेते हैं। बहुमत नहीं मिला है तो बहुमत के लिए दोनों जो दो आपस में जो एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, वो एक हो जाते हैं। वो ये कौन विनर तो सी कोई बात भी है? नहीं आया, पूरा विनर तो ये कोई भी एक, नहीं आया। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। फिर एक अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको याद है जब ये कहा गया कि अब आबादी बहुत हो गई है और 5 बजे की जगह मतदान के घंटे 6 बजे तक कर दिए जाएं, और 7 बजे तक का जो भी जितने लोग आ जाएं वहां पर 6 बजे तक, वो 7 बजे 7:30 तक मतदान आप चालू करा लें। तब चुनाव आयोग ने सफाई दी कि नहीं जी, हमको अधिकार नहीं है, हमारा नियम नहीं है, कानून नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, नियम कानून व्यवस्थाओं का आपने हवाला दे दिया। हमने ये देखा, अभी जो मौजूदा फैसला आपने बीते दिनों, क्योंकि लंबा हो जाएगा उनको दोबारा याद करने में, जो निर्णय उन्होंने लिए, ना तो उसकी संसद में चर्चा हुई, ना प्रतिपक्ष के साथ चर्चा हुई, ना कहीं कोई बहस हुई, ना किसी कैबिनेट ने कोई फैसला लिया। अचानक उन्होंने अपने मन से, मर्जी से फैसला लिया। आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक प्रयोग और हुआ था, घर घर जाकर के वोट लेने का। कितना बड़ा फैसला है, कितना बड़ा फैसला था, लेकिन उस फैसले के पर भी ना संसद में चर्चा हुई,
ना प्रतिपक्ष के साथ चर्चा हुई। अब वहां जाने वाले कर्मचारी कौन होंगे, किस लेवल के होंगे, प्रशिक्षण होगा नहीं होगा, क्या आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वो ईवीएम दे देंगे जो घर घर जाकर के लेंगे? हमें मतलब जी मैं कह रहा हूं, मेरे मन में जो सवाल आ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनका प्रशिक्षण दिया गया तो नोटिफिकेशन कब हुआ, कौन से कैसे क्या हुआ? तो इतने बड़े फैसले आप ले लेते हैं तब आपको नियम कानून की याद नहीं आती। और जी ये चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत प्रतिनिधि संस्था है। तो जब प्रतिनिधि संस्था इस तरह के मासूम बहाने बनाती है कि ये तो सब हमारे पास अधिकार नहीं है, और दूसरी तरफ इतने बड़े भारी भरकम फैसले करती है जो उसको संसद से अप्रूव होना चाहिए, वो नहीं है। जी तो आप बताइए फिर ये सही कौन है? चुनाव आयोग सच है या हाँ हम लोगों के दिलों में जो बात है वो सच है? हाँ सर, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो गया, क्योंकि कोई भी अपनी अपनी ड्यूटी अपने स्तर पर बेस्ट करे वही चाहिए। और इतने बड़े पद पे अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करेगा, उसके नीचे हजारों और कर्मचारी हैं उसी आयोग में, तो वो आगे बढ़ने के लिए उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है मुखिया जो होता है वो बेहतर करे, लेकिन अब तो चर्चाएं होने लगी है कि वो तो शायद शायरी भी बेहतर नहीं करते हैं, कि रिटायरमेंट के बाद शायरी ही कर ले। खैर, ये बहुत गंभीर विषय हो चुका है हमारे देश में। मतलब किसी के पक्ष की बात ना करते हुए इस पक्ष पर खड़े रहना कि कम से कम लोकतंत्र सही तरीके से वोटिंग करा ले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि अभी फेयर नहीं नजर आ रही है। और उम्मीद करते हैं आगे हो, लेकिन सिचुएशन रवायत जब खराब शुरू होती है तो शुरू हो जाती है। ये अपने आप में सुसाइडल सिचुएशन है लोकतंत्र में। इसके ज्यादा चिंता की बात कुछ भी नहीं हो सकती है सर। और आपने अनुभव से आपने इतनी सारी बातें जो बताई हैं, उम्मीद है कि जो व्यूअर हमें देख रहे हैं कम से कम वो इतने जागरूक बने और अपनी अपनी जगह, क्योंकि व्यूअर बहुत अच्छा एक्टिव रोल करने लगा है इसमें। वो वीडियो उठा के अपलोड कर देता है, घर घर जाकर भी जो वो मैनिपुलेशन करते हैं वो रिकॉर्ड करके कर देता है। तो कम से कम यहाँ पर अपने अपने हिस्से का काम करना बड़ा जरूरी है। जो किसी भी पार्टी के लिए हो, किसी भी व्यक्ति के लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट शुड बी फेयर, मतलब सही होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसीलिए अगर आज हमने गलत के साथ दिया तो कल बहुत सारा गलत हो जाएगा और हमारे लिए कुछ सही नहीं बचेगा। ये चिंता का विषय रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।